हम कर रहे हैं जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके मैक्सिमम चांस है एग्जाम में आने के, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। और बेसिक सबको याद ही होगा, मैंने सारी मैराथन जो है उसकी पहले ही क्लासेस डाली हुई हैं। अगर किसी को कोई डाउट है पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड तो बैक वाली क्लासेस जाके देख सकता है, जिससे उसको ईज होगी अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन आज हम क्या करेंगे, मेन क्वेश्चंस लेंगे जिसकी मैक्सिमम चांसेस है जो एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप मेजरली देखेंगे लास्ट ईयर के जितने भी पेपर आप देखेंगे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी, यानी कि आपकी 1 वीक सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरीली एग्जाम में आता ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, डिफाइन मैनेजमेंट, डिस्कस इट इंपॉर्टेंस एंड डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है और मैनेजमेंट की क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी गई क्वेश्चन में। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जो क्या प्लानिंग करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनकी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वो एक एफिशिएंटली लगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसका अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट मैनर में, यानी कि जितना अच्छे तरीके से बेनिफिट हो सके उतना अच्छी तरीके से क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली एंड एट अ मिनिमल कॉस्ट। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट रिलेट्स टू द कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन स्पेसिफिक टाइमलाइन यील्ड टेंजिबल रिजल्ट्स। यानी कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब समझ आएगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी काम आप करें जिसमें आपको क्या है मिनिमम रिसोर्सेज लगे और आपका काम भी पूरा हो जाए, ये होता है हमारा एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ कि उसी काम को आप क्या स्पेसिफिक टाइम, यानी कि जो आपको टाइम गिवन है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप खत्म कर सको, जो भी आपके टेंजिबल रिजल्ट यानी कि जो आप आउटकम चाहते हो वो आउटकम हमारा अचीव हो जाए कम से कम टाइम में। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट चीज की डेफिनेशन जो है, बहुत सारी डेफिनेशन है लेकिन कोई सी भी एक डेफिनेशन जो आपको इजी लगे वो एक डेफिनेशन अपन आंसर में कोट करके लिखे आएंगे, कोलन्स के अंदर आप उसको कोट करके लिखे आएंगे। उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सिस्टमैटिक तरीके से कैसे काम होगा उसके बारे में बताया गया है। The 4 management functions include in this process are planning, organizing, directing and control। यानी कि प्लानिंग के जो ऑर्गेनाइजिंग के मेन जो 4 फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है एक मैनेजमेंट का। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजमेंट क्या करेगी, सबसे पहले प्लान करती है क्या उसको काम करना है। प्लानिंग का मतलब क्या, पहले से आप प्लान करेंगे, यानी कि आप पहले से ही सेट बनाएंगे कि किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे और किस प्लान्ड वे में करेंगे। यानी कि आप पहले ही प्रीडिटरमाइन कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज किस किस वे में करनी है। तो प्लानिंग रिफर्स टू मैनेजमेंट थिंकिंग ऑफ देयर एक्शंस इन एडवांस, देयर एक्शंस आर यूजुअली बेस्ड ऑन सम मेथड, प्लान और लॉजिक। यानी कि प्लान का मतलब यही हो गया, प्लानिंग का मतलब कि पहले से, यानी कि एडवांस में आप सोच के रखें कि आपको किस तरीके से शेड्यूल तरीके से काम करना है। ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट क्या करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सारी रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं, जो भी मैन पावर लगी हुई है उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करे। थर्ड है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन रिफर्स टू मैनेजर्स मोटिवेट एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स। यानी कि डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन का मतलब होता है कि मैनेजर्स जो मैनेजमेंट जो है वो अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करे, इस तरीके से डायरेक्ट करे कि वो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उनको फुलफिल करने में हेल्प करे, उनको अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ, वो आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग रिफर्स अटेम्प्ट्स टू एंश्योर दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम द प्लान और नॉर्म्स। यानी कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके प्लान यानी कि स्टैंडर्ड प्लान जो भी हमने सेट करा था उसमें से अगर हम एक्चुअल जो वर्क है वो थोड़ा सा भी अलग जा रहा है यानी कि डेविएट कर रहा है
तो हम क्या करेंगे, उस चीज को वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड प्लान्स थे। तो अगर कोई भी एक्चुअली में अगर उस काम से थोड़ा सा भी डेविएट कर रहा है तो हमको उसी समय पता चल जाएगा और हम क्या करेंगे, उसी टाइम उस चीज को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करी गई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने में ग्रुप गोल्स, क्योंकि ग्रुप के सारे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सब काम कर रहे हैं, उन सबके ग्रुप एफर्ट्स को कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है मैनेजमेंट, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो सके। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट यूटिलाइजेस ऑल द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोडक्टिवली, दिस लीड्स टू एफिकेसी इन मैनेजमेंट। एफिशिएंसी होगा ये, एफिकेसी लिख रखा है इनने। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि मैनेजमेंट क्या करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी रिसोर्स है, जितने भी मैन पावर है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है, यानी कि उनका बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है मैनेजमेंट। थर्ड हमारा रिड्यूस कॉस्ट। भाई मैनेजमेंट क्या है, पहले से ही प्रॉपर्ली प्लान करके चलता है, कि उसको प्री डिटरमाइन करके चलता है कि एडवांस में उसको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इससे क्या है, वेस्टेज रिड्यूस होता है। तो वेस्टेज अगर हमारा कम होगा तो हमारी कॉस्ट भी क्या है, अल्टीमेटली कम ही लगेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करता है हमारा मैनेजमेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बिल्ड करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो एक अच्छा साउंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम, यानी कि एक इक्विलिब्रियम बैलेंस करने की कोशिश करता है कि एनवायरनमेंट में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट का काम क्या होता है, एसेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। Efficient management leads to better economical production, which helps in turn to increase the welfare of people. Good management makes a difficult task easier by avoiding wastage of scarce resources. यानी कि essentials क्या हो, prospective of society, यानी कि क्या है, जो भी हमारा मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से प्लानिंग करता है, बेटर इकोनॉमिक प्रोडक्शन करता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, जिससे एक सोसाइटल बेनिफिट भी होता है, क्योंकि सोसाइटल बेनिफिट भी होता है। गुड मैनेजमेंट क्या करता है, गुड मैनेजमेंट का काम ही होता है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो क्या करेगा, स्कैर रिसोर्सेज, आपकी जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसका बेस्ट यानी कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो निकालने की कोशिश करेगा अच्छा मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है राइट डिसीजन मेकिंग। राइट डिसीजन मेकिंग तो करना ही पड़ता है। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उन सब ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट को वही चूज करना पड़ता है। तो एक राइट डिसीजन लेना भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एर्थ है इफेक्टिव कंट्रोलिंग। इफेक्टिव कंट्रोलिंग में बता चुका हूं, कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग आप करते हो इसलिए कि आपके जो भी स्टैंडर्ड प्लान्स है वो एक्चुअली में कितना डेविएट कर रहे हैं, जब एक्चुअल वर्क हो रहा है उसको चेक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिल्ड टीम स्पिरिट, यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो बिल्ड करने की कोशिश करता है टीम स्पिरिट की। कंपनी में इतने सारे कितने सारे ऑर्डिनेट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, इतनी सारी रिसोर्सेज लगी हुई हैं, तो उन सबको कोऑर्डिनेटेडली काम करवाना है, जिससे क्या है उन सबके एफर्ट्स जो है इंटीग्रेट करे जाएं और कंपनी के हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स वो फुलफिल हो सके। 10th है हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हमारा मैनेजमेंट क्या कोशिश करता है, मैनेजमेंट हर कंपनी का कोशिश करता है कि वो जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, जितने भी उनके रिसोर्सेज लगे हुए हैं, उनका क्या है मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, सबके कोऑर्डिनेशन से, सबके कोऑर्डिनेटेडली एफर्ट से क्या करता है, कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी बिल्ड हो। 11th है हमारा ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज लाइक द ग्लू दैट बाइंड्स ऑल मेंबर्स टुगेदर, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक ग्लू की तरह है जो क्या करता है, सारे जो भी एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं उन सबको कोऑर्डिनेटेडली काम करवाता है। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, हमारे मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होता है क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट इस तरीके से काम करवाता है जिससे क्या है हमारे मैनेजमेंट के जो गोल्स है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स सेट है वो इजीली अचीव हो सके।
सेकेंड है परवेसिव, मैनेजमेंट इज अ रिक्वायरमेंट एंड एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इकोनॉमिक। यानी कि परवेसिव का मतलब क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट फंक्शन हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में मैनेजमेंट का यूज तो होगा ही होगा। थर्ड है मल्टी डायमेंशनल, तो मैनेजमेंट के हमारे 3 डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा वर्क मैनेजमेंट, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे कुछ ना कुछ वर्क के लिए बनाए, तो एक वर्क मैनेजमेंट होता है कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को मैनेज करेगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हर मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, उनको डील एक्चुअली में करना किससे होता है, पीपल से ही करना होता है, नेचुरल बीइंग से डील करना होता है, जो लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं एक्चुअली में तो उनसे ही डील करना होता है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट उनको प्रॉपर्ली डील करे। थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, भाई मैनेजमेंट का काम ही होता है कि डे टू डे जो ऑपरेशंस होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्रॉपर डील करे, उनसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपनी रिसोर्सेज का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस, भाई मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आज चालू कल खत्म हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ ग्रुप एक्टिविटी, भाई मैनेजमेंट का काम क्या है, इंडिविजुअल्स यानी कि जितने भी लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको, यानी कि सब इंडिविजुअल जो है अलग अलग सोच के साथ आया, अलग अलग नीड्स होंगी सबकी, लेकिन सबके इंटीग्रेट करेंगे, सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करेगी इस तरीके से मैनेजमेंट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। सिक्स्थ हमारा पॉइंट आता है डायनामिक फंक्शन, यानी कि डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो भी आजकल तो सबको पता है एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो मैनेजमेंट का एक काम है जो वो चेंजेस आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है इंटेंजिबल फोर्स, भाई मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होता है क्योंकि क्या एक प्रैक्टिस है जिसको आप छू नहीं सकते, इसलिए एक इंटेंजिबल फैक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट प्रोसेस, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस व्हिच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, these functions are not independent of each other, यानी कि ये मैनेजमेंट क्या होता है, कॉम्पोजिट प्रोसेस होता है, यानी कि मैनेजमेंट में एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं होती, बहुत सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है जिनको एक साथ चलाना पड़ता है, एक साथ लिंक्ड होते हैं एक सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों मेंटेन करनी पड़ेगी। इफेक्टिव एफिशिएंसी इसलिए कि मिनिमल कॉस्ट पे हमारा काम हो सके, और इफेक्टिवनेस मतलब समय पे काम हो सके। 10th हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल, भाई मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, यानी कि यूनिवर्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए सब में मैनेजमेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 11th, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी है। क्योंकि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या करना होता है, मैनेजमेंट में एक इंडिविजुअल को अपनी स्किल्स है, जो भी उसकी स्किल सेट उसने डेवलप करी है, एक्सपीरियंस गेन करा, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। और साइंस इसलिए मैनेजमेंट के प्रोसेस क्या है, साइंटिफिकली मेथड से डेवलप करे गए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस भी माना जाता है और आर्ट भी माना जाता है। 12th हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, यानी कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरह भी माना जाता है क्योंकि इसमें डिजायर्ड स्किल्स एप्लीकेबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लेंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा जिसके मैक्सिमम चांस है आपके एग्जाम में आने के लिए, इसलिए हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है कमेंट ऑन फॉलोइंग, यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे हमको कमेंट करना है। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड बोथ, बी है मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, सी हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल एक्सप्लेन। फर्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड बोथ। मैं बता चुका हूँ लास्ट वाले में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट आर्ट इसलिए होता है क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट अपनी एबिलिटी, अपनी स्किल्स और अपने पास का जो एक्सपीरियंस होता है ना मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट वो यूज करता है, जिससे क्या करता है वो प्रॉब्लम स्किल सेट, यानी कि उनको अप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए। और साइंस, मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है वो साइंटिफिकली भी डेवलप करी गई हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी, उसके बाद साइंटिफिकली बहुत टाइम लगा था उनको रिसर्च करने में, तो साइंटिफिकली एक प्रोसीजर उन्होंने डिटरमाइन करा था इसके बारे में, इसलिए क्या है मैनेजमेंट के प्रोसेस को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बी, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ पीपल होता है। मैनेजमेंट ये नहीं है कि आप लोगों को कहेंगे बस काम कर दीजिए, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, प्रॉपर नॉलेज देनी पड़ेगी।
भाई किसी भी आप अपने एम्प्लॉय को मैनेजमेंट का बस ये काम करना है, तो उसमें दिक्कत भी तो आएगी, उसको वो डिफॉल्ट भी करेगा, कुछ गलतियां भी करेगा। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट पहले क्या करे, उनको ट्रेनिंग दे, उनमें डेवलप करे वो स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है एक इंडिविजुअल में वो काम परफॉर्म करने के लिए, जिससे क्या है वो काम अच्छी तरीके से करेगा। यानी कि मैनेजमेंट का काम है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल एम्प्लॉयड है उनको डेवलप करने की कोशिश करे। सी पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। एक्सप्लेन, यानी कि मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है बेसिकली। मैनेजमेंट की अगर अपन डेफिनेशन भी पढ़े तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि एक तरीके से मैनेजमेंट का काम होता है कि मैनेजमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं मैनेजमेंट उन सबका यूटिलाइज कर सके कि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस से काम करे, इस तरीके से काम करे जिससे क्या थर्ड यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स है ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। यानी कि हमारी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है उनको हम इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे कि वो इस तरीके से काम करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में हेल्प करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, शो एंड एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि स्कोप, मैनेजमेंट के स्कोप के बारे में बात करेंगे कि मैनेजमेंट का स्कोप क्या है और उसके बाद क्या है फंक्शनल एरियाज क्या होंगे मैनेजमेंट के। तो बात करें हम एक सेकेंड, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, the scope of management outlines the management steps that a company requires to control work process, complete projects and deliver products or services. The management steps can include a planning and carrying out the project task goals and deliveries. It also covers assigning deadlines, milestones, project और members. यानी कि स्कोप क्या हुआ, मैनेजमेंट का स्कोप क्या हुआ कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, क्या क्या काम करेगी, क्या क्या आउटलाइंस होंगी, क्या क्या मैनेजमेंट की बाउंड्रीज होगी, किस तरीके से मैनेज क्या है मैनेजमेंट हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैनेज करेगी प्रॉपर्ली, डेडलाइन सेट करेगी, माइलस्टोन सेट करेगी अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए कि ये माइलस्टोन्स है वो इंडिविजुअल को अचीव करने हैं। ये सब काम होता है मैनेजमेंट का। फिर हम बात करें कि मैनेजमेंट का स्कोप क्या क्या कवर करता है। तो स्कोप की बात करें मैनेजमेंट क्या क्या कवर करता है। फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का काम होता है कि वो फाइनेंस को मैनेज करे, किस तरीके से कंपनी में फाइनेंस मैनेज हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टॉप प्रायोरिटी फॉर कंपनीज as the effective and proper managing of the finances enable them to stay in business and remain competitive। यानी कि मैनेजमेंट का सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यही काम होता है कि प्रॉपरली क्या है फाइनेंस को मैनेज करे, यानी कि कितना हमारा इनफ्लो आ रहा है, कितना प्रॉफिट एक कंपनी जनरेट करी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कंपनी के सर्वाइवल के लिए। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी। तो प्रॉफिट अर्न करना कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट, सबको पता है आजकल मार्केट एनवायरनमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को स्टैंड आउट करने के लिए कंपनी को प्रॉफिट तो जनरेट करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है कंपनी की वो अच्छी तरीके से इफेक्टिवली जो है काम करें। सेकंड फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया यूजुअली कवर्स द डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक स्कोप होता है मैनेजमेंट का, जिसमें क्या है मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है, यानी कि किस तरीके से कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मार्केटिंग होगी, कि किस तरीके से आप कंज्यूमर्स को बताएंगे कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि एक अच्छी मार्केटिंग ही एक अच्छी सेल्स का रीजन होता है। यानी कि अगर आप देखेंगे टीवी एड्स में, तो टीवी एड्स बनाई इस तरीके से आती है कि एक इंडिविजुअल आदमी अगर उन एड्स को देखे तो इजीली परसुएड हो जाता है, यानी कि इजीली कन्विंस हो जाता है, उनके मन में इच्छा जागरूक हो जाती है कि मुझे तो ये प्रोडक्ट खरीदना है या ये सर्विस खरीदनी है। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल्स कंपनी में काम कर रहा है, मैनेजमेंट का एक काम होता है कि जो भी एम्प्लॉयज उनके काम कर रहे हैं उनको क्या है एक पॉजिटिविटी लाए उनमें और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करें समय समय की कि वो अच्छी तरीके से काम करें और इफेक्टिवनेस से एफिशिएंसी से काम करें और कंपनी के गोल्स की तरफ उनको फुलफिल करने की तरफ हेल्प करें और कंपनी के जो भी सेफ्टी गाइडलाइंस है, कंपनी की जो भी पॉलिसीज है उन सबको फॉलो करें और एक इफेक्टिवनेस से काम करें।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा, तो हमारा जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट को उसके साथ भी लिंक रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना डिजायर था, मतलब कितने बजट हमने बनाया था, कितना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना हो रहा है, उस सब के बीच में अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इस सब के बारे में समझना पड़ेगा। तो ये स्कोप होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑफिस मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट क्या होता है? ऑफिस मैनेजमेंट कंसर्न्स द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिफरेंट वर्कर एक्टिविटीज इन एन एनवायरनमेंट। यानी कि ऑफिस मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हमारी कंपनी का जो ऑफिस है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज जो सब अपनी डिफरेंट सोच के साथ आए हैं, तो उन सबको एक एफिशिएंटली मैनेज करना, यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट का। फिर सीखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आजकल आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो R&D में बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करती है। यानी कि अगर आप देखेंगे टॉप MNCs की बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां, एप्पल, सैमसंग, रिलायंस, ये सबके R&D में बहुत रिसर्च करती है, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, क्योंकि R&D से क्या आप रिसर्च करते हैं कि आप अपने ही प्रोडक्ट्स में खोजबीन करने की कोशिश करते हैं क्या इनोवेटिव हम और कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का और बेटर यूटिलाइजेशन कैसे निकाल सके, या उसमें कोई कमी आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स अगर कंज्यूमर को फेस करनी पड़ रही है तो क्यों फेस करनी पड़ रही है, उनको और बेटर बनाया जाए, हमारे प्रोडक्ट्स को इनोवेट करा जाए, कुछ नई चीज उसमें इंट्रोड्यूस करी जाए। 7th हमारा पॉइंट है परचेजिंग मैनेजमेंट। यानी कि कंपनी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से अपने रिसोर्सेज जो है उनको परचेज करेगी, किस तरीके से एफिशिएंटली उनको परचेज करेगी, इस सब के बारे में मैनेजमेंट को नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। यानी कि प्लानिंग क्या होती है? जैसे मैंने प्लानिंग बेसिक फंक्शन बताए थे मैनेजमेंट के 4 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग के बारे में बात करें, प्लानिंग के बारे में पहले ही समझा चूंगा। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। यानी कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में ही डिसाइड करना कि किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, उसको पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन कर लेना। तो डेफिनेशन पे जाएं, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कि पहले सोचना, कुछ भी काम करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहा जाता है कि वो काम किस तरीके से प्रॉपर्ली किया जाएगा। डेफिनेशंस मैं आपको बता चुका हूं, कोई सी भी एक डेफिनेशन याद कर लेना, कोई भी एक राइटर की जो आपको इजी लगे। फिर हम बात करेंगे नेचर, यानी कि प्लानिंग के नेचर के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम ये बात कर चुके हैं कि प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है, क्योंकि सबसे पहले आप प्लानिंग ही तो करेगा मैनेजमेंट की, किस तरीके से वो काम करेगा, कितनी उसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कैसे उन सब मैन पावर को ऑर्गेनाइज करेगा, किस तरीके से रिसोर्सेज का बेटर अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। भाई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ये, क्योंकि मैनेजमेंट को क्या है, कंटिन्यूअसली ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। थर्ड है प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड। भाई लुकिंग फॉरवर्ड का प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग फ्यूचर को देख के करी जाती है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ आएगा, उसको एंटिसिपेट ही करते हैं हम। तो एक फॉरवर्ड लुकिंग होता है, आगे की तरफ आप देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ। फोर्थ है कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। भाई प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग कंटिन्यूसली चलती जाएगी। ऐसा नहीं आज आप पूरी एंड ऑफ द लाइफ तक प्लानिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, आपको कंटिन्यूसली प्लानिंग करनी पड़ेगी समय समय के साथ, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं नए नए। भाई अगर सेल्स बजट की बात करें तो एक कंपनी सेल्स बजट भी बनाती है तो साल भर का ही तो बनाती है, अगले साल उसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है हमारा बहुत चेंजिंग है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के साथ कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है और एफिशिएंटली वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, परवेसिव का मतलब हो गया ये हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, सब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। भाई प्लानिंग एक इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है, क्योंकि आप प्लान करेंगे वो एक के बाद एक करेंगे, यानी कि एक लॉजिकल ऑर्डर में आपकी प्लानिंग चलती है। तो सब आप देखें सीक्वेंशियली सारी एक्टिविटीज जो आप प्लान कर रहे हैं आगे होंगी वो सब इंटरकनेक्टेड होती हैं एक तरीके से। 7th हमारा गोल ओरिएंटेड, यानी कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होती है, क्योंकि प्लानिंग आप करते ही इस तरीके से हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है
उसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से अचीव होंगे, तो वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ही होता है। हमारा प्लान ही होता है कि कंपनी के गोल्स किस तरीके से अचीव हो। 8th है डायनामिक, वही हम समझ चुके हैं। 9th है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होगा, इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। Henry Fayol suggested for execution of one plan at a time, more than one plan is executed at one time may lead to confusion and uncertainty। यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया, एक टाइम पे मैनेजमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या है, एक वक्त पे एक ही प्लान को एप्लीकेबल करे। अगर दो प्लान एक साथ मैनेजमेंट अप्लाई कर देगी तो एक कंफ्यूजन पैदा होगा एम्प्लॉइज के मन में और कुछ डेविएशन हो सकते हैं। तो एक टाइम पे एक ही प्लान के साथ रेजिस्ट करना चाहिए। 10th है हमारा डिसीजन मेकिंग इन एसेंशियल पार्ट। भाई डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग में कई बार ऐसा होगा आपके पास कंफ्यूजन होंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे दो, तो उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, वही ऑप्शन तो हम चूज करेंगे। तो एक डिसीजन मेकिंग की बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है प्लानिंग का। 11th है फोरकास्टिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। भाई फोरकास्टिंग एसेंस होता है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग का काम ही होता है, प्लानिंग हम करते ही क्यों हैं, हम फोरकास्ट ही तो कर रहे हैं, फ्यूचर किस तरीके से होगा अंदाजा ही तो लगा रहे हैं। तो प्लानिंग एक तरीके से फोरकास्टिंग होता है फ्यूचर इवेंट्स का जो फ्यूचर में घटने वाले हैं। 12th है प्लानिंग इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। यानी कि प्लानिंग का काम ही क्या होता है, प्लानिंग इस तरीके से ही करी जाती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको डायरेक्ट करें कि किस तरीके से वो प्रॉपरली काम कर सके। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। All activities of an enterprise designed to achieve certain specified objectives। यानी कि टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना होता है उसके हिसाब से ही तो मैनेजमेंट काम करेगा। सेकेंड है टू ऑफसेट द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। यानी कि जैसे ही समय के साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक कॉम्पिटिशन मार्केट में ग्रो करता जा रहा है, तो उस कॉम्पिटिशन के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरीके से फंक्शन करेगी प्रॉपर्ली, वो भी देखना पड़ेगा, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज मार्केट में आ रही है। थर्ड पॉइंट है टू सिक्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन। यानी कि एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा हमारे मैनेजमेंट को जिससे क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और कॉस्ट जो है मिनिमम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में स्टैंड आउट भी तो करना है हमारी फर्म को। फोर्थ है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हम प्लानिंग इसलिए तो करी जाती है, प्लानिंग बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। यानी कि अगर आप पहले से ही प्लान कर लेंगे कि ये काम इस तरीके से होगा, इसमें इतनी रिसोर्सेज लगेंगी, तो क्या आप वेस्टेज को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। भाई कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा जब सबको पता है कि किसको किस तरीके से काम करना है और कौन से लोगों को कौन सा काम करना है, तो एक सब में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होता है। सिक्स्थ है इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है प्लानिंग, क्योंकि सब मिलजुल के काम करेंगे, सबको प्लानिंग पता है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस डायरेक्शन में मूव करना है। सेवेंथ है मेक्स कंट्रोल इफेक्टिव। भाई कंट्रोल इफेक्टिवली इसलिए करेगा क्योंकि आपको पहले ही पता है कि कौन सा काम कब होना है। अगर कोई गलत काम हो रहा होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप पहले ही प्लान डेवलप कर रखा है कि किस टाइम पे कौन सा काम होना है। 8th है हमारा इंप्रूवमेंट ऑफ मोरल। यानी कि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनका मोरल बूस्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। 9th है इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अच्छा करने के लिए भी हेल्प करता है प्लानिंग, क्योंकि पहले से अगर आप प्लान करके चलेंगे आपको किस तरीके से काम करना है तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर डिजायर्ड रिजल्ट्स। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या रिजल्ट्स अचीव करना चाहती है। सेकंड है स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, क्या क्या टेक्निक्स होंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, कौन कौन सी वो टेक्निक्स यूज करेगी जो उसको क्या लॉन्ग टर्म अप्रोच में हेल्प करेगी, यानी कि जो उसको एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। स्ट्रैटेजीज मतलब कौन कौन सी आप अलग तरीके से प्लानिंग करेंगे, अलग तरीके से एक्शंस करेंगे। थर्ड है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या हो गया, गाइडलाइंस एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि पॉलिसीज का मतलब हो गया कि कौन सी आपकी गाइडलाइंस होंगी, यानी कि इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही मैनेजमेंट जो है कोई भी डिसीजन लेगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आर प्लान्स दैट एस्टैब्लिश अ रिक्वायर्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज।
यानी कि प्रोसीजर्स वो होते हैं कि कोई भी फ्यूचर में अगर इवेंट या एक्टिविटी घट रही है तो उसको किस तरीके से प्रॉपर्ली हैंडल किया जाएगा फ्यूचर में, वो प्रोसीजर्स के हिसाब से करा जाता है। मेथड्स हमको डेवलप करने पड़ेंगी कि कोई भी प्रोसेस है वो बेटर तरीके से, इंप्रूव तरीके से कैसे होएगा। सिक्स्थ है हमारा रूल्स आर स्पेसिफिक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दैट डायरेक्ट व्हाट मस्ट और मस्ट नॉट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन। यानी कि रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं हमारे कि क्या काम आपको करना है, क्या काम नहीं करना। रूल्स स्पेसिफाई यही करते हैं कि कौन कौन से काम है जो लोगों को अलाउड है मैनेजमेंट में या जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन कौन से काम है जो उनको अलाउ नहीं है करना। सेवेंथ है स्टैंडर्ड्स इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एस्टेब्लिश्ड टू सर्व अ क्राइटेरिया और लेवल ऑफ रेफरेंस फॉर परफॉर्मेंस। यानी कि स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड हम एक आइडियल सेट करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो रहा है तो उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि उतने लेवल तक तो आपकी एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस हद तक तो अच्छा होना चाहिए। एट्थ है हमारा प्रोग्राम्स। अ प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज प्लान कंसिस्टिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश गिवन टास्क। यानी कि प्रोग्राम्स मतलब क्या होता है, प्रोग्राम का मतलब हो गया स्टेप्स क्या क्या आपको लेने पड़ेंगे जो भी आपका डिजायर्ड आउटकम है उसको अचीव करने के लिए। नाइन्थ है हमारा स्केड्यूल्स क्या होता है, स्केड्यूल इज अ प्लान विच इंडिकेट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ टास्क पासिंग थ्रू द डिफरेंट स्टेज और प्रोसेस। यानी स्केड्यूल का मतलब क्या होगा कि किस टाइम बताएगा आपके कमेंसमेंट का, कोई भी प्रोजेक्ट किस समय पे स्टार्ट होगा उसके टाइम के बारे में बताएगा, किस किस तरीके से वो पास ऑन होगा उसके बारे में प्रॉपर्ली गाइड करेगा। 10th है हमारा बजट। अब बजट क्या होता है, बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है जो क्वांटिटीज के बारे में बताता है किस किस तरीके से क्या क्या होगा, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रही है कि कितना प्रॉफिट जनरेट करेगी, कितनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स होगी, इस सब के बारे में प्लान करना। 11th है प्रोजेक्ट इज अ स्मॉलर एक्शन प्लान। यानी कि प्रोजेक्ट क्या होता है कि स्मॉल प्लान होता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बात कर रहा है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स मेन प्रिंसिपल्स। यानी कि मैनेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और उसके मेन प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे। Organization as any group of individuals, large or small, that is operating under the direction of executive leadership in accomplishment of certain common objectives। यानी कि लार्ज हो या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो ऑपरेट कर रही है, यानी कि कोई भी स्मॉल ग्रुप हो चाहे लार्ज ग्रुप हो, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा है किसी की लीडरशिप के अंदर और वो इस तरीके से काम कर रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स है वो एकम्प्लिश हो सके या ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। द प्रिंसिपल मींस दैट एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल शुड एम एट अ बेसिक ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड बाय द एंटरप्राइज। यानी कि प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा कि मैनेजमेंट जो भी हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरीके से काम करना चाहिए, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उनको किस तरीके से फुलफिल किया जाए। सेकेंड हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साइमल्टेनियसली वर्क करती है। अगर मैनेजमेंट किसी को कोई काम दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन में को अगर कुछ काम करना है, किसी से कुछ काम करवाना है, तो उसको आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो काम करने के लिए उसको कोई भी रिसोर्सेज अगर रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज अगर उसको चाहिए तो उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए वो चीज लेने की, तभी तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल भी होगा। एस्टेब्लिश यानी कि अथॉरिटी क्या करती है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का। सुपीरियर जो गाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट को और सबऑर्डिनेट वो जो सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, किसी भी पर्सन को आप कोई काम देंगे तो आप उसको अथॉरिटी भी देंगे कि वो उस काम के लिए नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो ले सके, तो वही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर होगी कि वो काम उसको कंप्लीट करना है। अगर आप किसी को अथॉरिटी देंगे तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल अ सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, एक ही सुपीरियर से वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करेगा।
फिफ्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी क्लियर एंड कट डिविजन्स ऑफ वर्क एंड द वर्क शुड बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज एबिलिटी। यानी कि क्लियर कट तरीके से काम होना चाहिए कि किस इंडिविजुअल को क्या काम करना है, और हर इंडिविजुअल क्या है इस तरीके से, यानी कि हर इंडिविजुअल की एबिलिटी के हिसाब से उसको काम देना चाहिए। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज। यानी कि डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लार्ज वर्क है, कॉम्प्लेक्स वर्क है, उसको स्मॉल स्मॉल डिविजन्स में भाग कर दीजिए इस तरीके से कि क्या स्पेशलाइज्ड पर्सन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में काम कर सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या एफिशिएंसी आएगी। सेवेंथ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सब कोऑर्डिनेटेडली काम करें, मिलजुल के काम करें। एट्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन हमारा ये स्टेट करता है कि सिर्फ यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है हमारा बीओडी जो है उसके पास सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन यानी कि एक्सेप्शनल प्रॉब्लम में ही आपको क्या है अपने बीओडी के पास जाना है। यानी कि नॉर्मल अगर कोई सिचुएशन है जो नॉर्मली हैंडल की जा सकती है डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड, तो उन सिचुएशंस में क्या आपको बीओडी या टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाना, सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही आपको वहां तक जाना है। नाइन्थ है द स्केलर प्रिंसिपल। स्केलर प्रिंसिपल क्या स्टेट करते हैं एम्फेसिस इन एवरी अंडरटेकिंग सब काइंड ऑफ हायरार्की इन्वॉल्विंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू स्मूथ फंक्शनिंग। यानी कि स्केलर प्रिंसिपल की बात करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के एस्टैब्लिश होनी चाहिए, जिससे क्या है स्मूथली काम करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मैं बता चुका हूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया कि एक सुपीरियर एक टाइम पे कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर पा रहा है या उनको इंस्ट्रक्ट कर पा रहा है, ये होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डेलीगेशन का मतलब हो गया कि आप अपनी ड्यूटीज यानी कि सुपीरियर जो है अपनी जो पावर है अपने लोएस्ट सबऑर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी किस तरीके से डेलीगेट करेगा, कैसे डेलीगेट करेगा प्रॉपर्ली, इसके बारे में बात करी गई है। प्रॉपर डेलीगेशन भी नेसेसरी होता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को काम दे, जिससे क्या है उनको भी एक अचीवमेंट मिले, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उनको भी लगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमको इंपॉर्टेंट समझती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ देम। यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम और उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे थे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। पहले बेसिक मतलब समझते हैं, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हम सीधे मूव करेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन वो टाइप का मैनेजमेंट होता है जिसमें क्या है सारे डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ही लेगा। यानी कि छोटे से छोटा डिसीजन जो है सारे हमारा क्या है मैनेजमेंट ही लेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिस कंडीशन में मैनेजमेंट क्या है सारे डिसीजंस खुद लेगा, उस वाली सिचुएशन को हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, काम जो है डेलीगेट कर दिया जाता है। ऑथोरिटी है जो है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट डेलीगेट कर देता है, कुछ इंडिविजुअल्स को डेलीगेट कर देता है अपने ऑथोरिटी, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स को क्या है डेलीगेट कर देता है अपनी ऑथोरिटी कि वो लोग इंडिविजुअली भी डिसीजन ले सके। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक यही फर्क होता है। अब सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेटेडली वर्क करेंगी क्योंकि मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेटेडली सारे डिसीजन ले रहा है। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एंड सिस्टम। वही एक स्टैंडर्डाइजेशन आएगा आपके प्रोसीजर में क्योंकि क्या सारे डिसीजंस क्या मैनेजमेंट ही ले रहा है, तो मैनेजमेंट अपने हिसाब से सेटअप करेगा सारे फंक्शंस किस तरीके से होंगे। थर्ड है रिड्यूस कॉस्ट। भाई कॉस्ट तो रिड्यूस होगी क्योंकि सारी पॉलिसी जो है मैनेजमेंट ही बना रहा है, कोई एक्सटर्नल आदमी हमको नहीं बुलाना पड़ा स्पेशलिस्ट।
फोर्थ है फोकस फंक्शन। भाई फोकस फंक्शन होगा क्योंकि मैनेजमेंट को तो पता है क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से उनको अचीव करना है। फिफ्थ है इजी डिसीजन मेकिंग। भाई इजी डिसीजन मेकिंग होगा क्योंकि बहुत सारे लॉट ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो एक इजी डिसीजन मेकिंग होगा। यूनिफॉर्मिटी इन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एक यूनिफॉर्मिटी आती है, इफेक्टिव लीडरशिप होती है, अच्छी तरीके से लीडरशिप होती है। फिर हम बात करें डिसएडवांटेज, यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेज होती है सेंट्रलाइजेशन की। तो फर्स्ट इज स्लोज डाउन ऑपरेशन, यानी कि हमारी जो सेंट्रलाइजेशन है वो स्लोज डाउन कर देता है ऑपरेशन, क्योंकि सारे डिसीजन अगर मैनेजमेंट ही लेगा सेंट्रली तो एक डिसीजन मेकिंग में क्या लैग करता है। सेकंड है डिले डिसीजन मेकिंग, वही जो मैं बात कर रहा था, एक डिले हो जाएगी डिसीजन मेकिंग में, कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो इसमें एक डिले हो जाएगी। थर्ड है हमारा रिड्यूसेस स्कोप ऑफ स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन का स्कोप ही रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ही ले रहा है। फोर्थ है डिस्करेजेस इनिशिएटिव। भाई डिस्करेज तो करेगा, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा। अगर सारा काम मैनेजमेंट को ही करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे नया काम करने के लिए। फिफ्थ है लैक्स एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, यानी कि अगर मैनेजमेंट सारे काम खुद से कर रहा है तो एक लैक होता है, एक एडेप्टेबिलिटी नहीं होती लोगों में कि वो चेंजेस को अडॉप्ट करे। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है ओवरबर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो होगा उन पे एक ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि सारे डिसीजंस वो ले। भाई डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में तो वो ले रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो तो लेने ही है। अब डे टू डे ऑपरेशंस भी अगर वो लेंगे तो सारा ओवरबर्डन नहीं आ जाएगा उन पे। 11th है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। भाई ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप तो होगी क्योंकि बायसनेस हो जाएगी। अगर सारे डिसीजंस मैनेजमेंट ही लेगा तो अपने हिसाब से बायस भी तो हो जाएगा कुछ लोगों के प्रति, तो ये क्या है, लैग करता है, एक डिसएडवांटेज होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन मैंने क्या बताया अपोजिट होता है सेंट्रलाइजेशन का, यानी कि इसमें क्या होता है टॉप मैनेजमेंट क्या करता है अपनी अथॉरिटीज जो है वो डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। फिर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेज होते हैं मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। भाई सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट तो फील करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मैनेजमेंट क्या उनको रिस्पॉन्सिबल मानता है। सेकंड है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि ग्रोथ में हेल्प करेगा, डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करेगा क्योंकि स्पेशलाइज पर्सन को हम स्पेशलाइज अथॉरिटी दे पाएंगे। थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई क्विक डिसीजन मेकिंग होगी क्योंकि सारे डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल सेलेक्ट करे गए हैं जो अपने से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक लीडर होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी, तो उसको अगर कोई फैसला लेना है तो वो डायरेक्टली ले सकता है, उसको और टॉप मैनेजमेंट तक अपनी बात कन्वे नहीं करनी। फिफ्थ है ईज ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन में एक ईज हो जाती है, सारे डिसीजन के अपने आप से इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं जो हेड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज होती है। फर्स्ट है हमारा डिफिकल्टी टू कोऑर्डिनेट, यानी कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं एक डिफिकल्टी होती है कोऑर्डिनेट करने में। भाई अगर सब सारी अथॉरिटी जो है वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के डेलीगेट कर देगा सबऑर्डिनेट्स के लिए, तो क्या करेगा, कई बार क्या डिफिकल्टी होती है कोऑर्डिनेट करने में क्योंकि वो इफेक्टिवली सब मिलजुल के काम नहीं कर पाते। सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कई बार क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंट करती है कई बार आपके प्रोसीजर्स में, आपके मेथड्स में, तो वो एक डिफिकल्टी हो जाती है। थर्ड है एक्सपेंसिव। भाई डिसेंट्रलाइजेशन के एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इंडिविजुअल्स अलग अलग इंडिविजुअल्स को पावर देना, अथॉरिटी देना। फोर्थ है हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल। भाई लॉस ऑफ कंट्रोल तो होगा ही क्योंकि मैनेजमेंट क्या कर रहा है अपनी अथॉरिटी को क्या डेलीगेट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई लीडरशिप इज नीडेड, एक्सप्लेन क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप के बारे में बताइए क्यों नीडेड होती है और ट्रेड्स क्या होते हैं अच्छे लीडर के। अ गुड लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको एक अच्छी मैनेजमेंट बनानी है तो आपको एक इफेक्टिव लीडर चाहिएगा जो अच्छी तरीके से कन्वे कर सके अपने कोई भी काम अगर उसको सबऑर्डिनेट को कन्वे करना है तो प्रॉपर्ली एफिशिएंटली कन्वे कर सकता है। फिर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो है अ मोटिव फोर्स टू ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि एक अच्छा लीडर क्या होगा वो मोटिवेट करेगा, हमेशा ग्रुप के एफर्ट्स को मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। सेकंड है फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, यानी कि अच्छा लीडरशिप बहुत जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक मैनेजमेंट के सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसके सक्सेस के लिए, उसके अच्छे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा लीडर है वो अच्छी तरीके से डायरेक्ट करे हमारे मैनेजमेंट को, हमारी एम्प्लॉयज को जो भी काम कर रहे हैं। थर्ड है एज अ लिंक विद आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि एक लीडर क्या है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी लिंक होता है उसका
और वो इजीली कन्वे कर सकता है कि क्या क्या उसकी सराउंडिंग्स में चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से क्या है मैनेजमेंट उससे रिएक्ट करे, एम्प्लॉयज किस तरीके से और बेटर तरीके से काम करें। फोर्थ है हमारा फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। भाई अच्छा लीडर होगा, अच्छे लीडर को ही तो पता होगा कि कहाँ पर किस मैन पावर की जरूरत है, क्या उसकी एबिलिटी है, क्या स्किल है, तो एक बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा मैन पावर का। फिफ्थ है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि अच्छा लीडर क्या होगा, अच्छी तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा और एक कोऑपरेशन डेवलप करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली। फिर सेवेंथ है एज क्रिएटर ऑफ लॉयल्टी, यानी कि अच्छा लीडर जो होगा वो एक लॉयल्टी बिल्ड करने की कोशिश करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर एट्थ है हमारा एज कैटलिस्ट एजेंट, अकॉर्डिंग टू रैम कैटलिस्ट दैट ट्रांसफॉर्म पोटेंशियल इनटू रियलिटी, यानी कि अच्छा लीडर वही होता है जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उनका जो पोटेंशियल है उसको रियलिटी में किस तरीके से लाएगा। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ पॉइंट बात कर रहा है नीडेड एज अ चेंज एजेंट, यानी कि अच्छा लीडर क्या होगा, एक एजेंट, ऐसा एजेंट की तरह काम करेगा जो भी नेसेसरी चेंजेस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो हेल्प करेगा उसको बताने में। फिर क्वालिटीज की बात करें, क्या क्या क्वालिटीज और ट्रेट्स होनी चाहिए अच्छे लीडर के अंदर। फर्स्ट है इनिशिएटिव टू लीड, यानी कि अच्छा लीडर वही होता है जो इनिशिएटिव लेता है कि किस तरीके से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को लीड करेगा या एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करेगा। सेकेंड है पावर टू जज, अच्छा लीडर वही होता है जिसके पास पावर हो कि वो जज कर सके डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, यानी कि उसके एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं उसके पावर तो हो जज करने की। थर्ड है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा लीडर वही होता है जो सेंस करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अगर कोई काम उसको दिया है तो अच्छी तरीके से कंप्लीट करे और अगर गलत होता है तो रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। फोर्थ है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्टी और पर्पस which makes him a man truthful to himself and others, यानी इंटेग्रिटी का मतलब हो गया अच्छा लीडर वही है तो जो ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई की तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से काम करे मैनेजमेंट में। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेशन स्पिरिट, यानी कि एक मोटिवेशन स्पिरिट की तरह काम करे, कभी भी अगर हमारे एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो तो उनका मोरल बिल्ड करने में हेल्प करे। सिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा अच्छे माइंड से, फ्लेक्सिबल माइंड से। सेवेंथ है एबिलिटी टू इंटीग्रेट एंड इंस्पायर, यानी कि अच्छा लीडर वही है जिसके पास एबिलिटी हो कि वो इंटीग्रेट कर सके बहुत सारे इंडिविजुअल के ग्रुप एफर्ट्स को और इंस्पायर कर सके उनको। एट पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू कम्युनिकेट, एबिलिटी टू कम्युनिकेट का मतलब क्या होगा, अच्छा लीडर वही है जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके अपनी बात को अपने सबऑर्डिनेट्स को। नाइन्थ है स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अच्छा लीडर वही है जिसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी कि जिसकी खुद पे अच्छा कंट्रोल हो और सेल्फ कोऑर्डिनेट हो। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको भी करके चल जाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस क्लास को जरूर से जरूर देखें और अच्छी तरह समझे कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया जो मैराथन मैंने ली थी उसमें मैंने बताया था कि पेपर पैटर्न की तरह बताया था कि आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। भाई पॉइंट्स की जो हेडिंग है वो हेडिंग तो हमको एज इट इज लिखनी है, अंदर का मटेरियल जो है हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स एज इट इज वर्ड टू वर्ड जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि अगर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना एक, तो उसमें क्या 7 to 8 पेजेस आपको भरने पड़ेंगे। अब 7 to 8 पेजेस अगर आपको भरने हैं, अगर प्लानिंग के बारे में बात करें तो प्लानिंग को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक पेज तो उसमें ही चला गया। फिर प्लानिंग की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो 3-3.5 पेज तो इंपॉर्टेंस आ जाएंगे क्योंकि 10 से 15 इंपॉर्टेंस है। फिर उसकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो 10 से 12 फंक्शंस है, तो 7 से 8 पेजेस इजीली कवर हो जाएंगे अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो। और राइटिंग के बारे में मैंने पहले बताया था कि अच्छी तरीके से लिखना और कोट्स बनाना और स्पेसिंग अच्छी रखना। बच्चे क्या करते हैं वो एक साथ घुसाने की कोशिश करते हैं, भाई अच्छी स्पेसिंग रखना, स्पेस की कोई कमी नहीं होती अपने पास शीट में, अच्छी तरीके से लिखिए, पूरी कॉपी भर के आइए और प्रॉपर तरीके से आंसर लिखिए, प्रॉपर स्पेसिंग रखिए, जिससे एग्जामिनर को क्या है, जैसे अगर एग्जामिनर को अच्छी कॉपी मिलती है यानी कि अच्छी राइटिंग में अगर आपका पेपर होता है तो एग्जामिनर भी एक तरीके से आपसे इंप्रेस होता है और वो सोचता है कि ये बच्चे को तो नॉलेज आएगी, नॉलेज होगी इसके पास, तो ज्यादा इन डेप्थ कॉपी चेक करने की कोशिश नहीं करता। तो इस तरीके से आप लोग पेपर अटेम्प्ट करिएगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। सो सब्सक्राइब करें कपिल कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ भेजें जिन सबका कल पेपर है। थैंक यू।